हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर मॉडल की मदद से यानी ORM की मदद से हम लोग किस तरीके से सिलेक्ट क्वेरी चला सकते हैं, सिलेक्ट क्वेरी को हिट कर सकते हैं। सो गाइस, इस सीरीज के एक लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि इंसर्ट क्वेरी कैसे हिट की जाती है। अब हम लोगों ने डेटा इंसर्ट कर लिया है। डेटा इंसर्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि उस डेटा को हम यूजर को दिखाएं, मतलब हमारा जो यूजर है उस डेटा को वापस देख पाए। तो चलिए, इस चीज के लिए हम लोगों को क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस पेज पर आ जाता हूँ जिस पेज से हम लोग डेटा एंटर कर रहे हैं। और इस पेज पर मैं एक बार फिर से मेरी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ओके, ये एड्रेस हो गया और ये मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स डाल दी। और अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पर कंट्रोलर में आओगे और ये स्टोर वाला जो फंक्शन है वो हिट करोगे। और इस स्टोर वाले फंक्शन में क्या चल रही है आपकी, ये इंसर्ट क्वेरी चल रही है। तो अगर आपको इंसर्ट क्वेरी का बिल्कुल आइडिया ना हो और अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस सीरीज में पिछला एक वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां हम लोग इंसर्ट क्वेरी की बात कर चुके हैं। तो गाइस, जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाता है, हमें क्या करना होगा, हमें डेटा का एक व्यू पेज बनाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राउट ले लेंगे और गेट का एक राउट होगा जिसमें हम लोग यहाँ पर स्लैश में कस्टमर स्लैश व्यू करके एक पेज बना देंगे, कस्टमर स्लैश व्यू। और हम क्या करने वाले हैं, वही कस्टमर कंट्रोलर को यहाँ पर कॉल करने वाले हैं। तो कस्टमर कंट्रोलर और इसमें एक क्लास, और हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे उसका नाम होगा व्यू। ठीक है, व्यू नाम का अभी कोई फंक्शन यहाँ है नहीं, बट मैं व्यू नाम के फंक्शन को यहाँ बना देता हूँ। तो ये होगा हमारा फंक्शन, पब्लिक फंक्शन एंड व्यू नाम से ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे ही यूजर डेटा क्रिएट करता है, तो डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है, जाकर डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ये जैसे आप देख रहे हो इधर। तो इस डेटा को उठाकर हमें क्या करना है, इधर एक टेबल पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कस्टमर स्लैश व्यू वाले पेज पर यूजर को रिडायरेक्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही सारा काम हो जाता है, हम लिखेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट। और रिडायरेक्ट कहाँ करना है, तो रिडायरेक्ट टू व्यू, व्यू पे हमको रिडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, तो रिडायरेक्ट टू या रिटर्न रिडायरेक्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा URL पास कर देते हैं। व्यू पर यहाँ से नहीं भेजेंगे, हम URL से इस फंक्शन को हिट करेंगे। ओके, अब URL जो है वो क्या है, तो कस्टमर स्लैश व्यू इज द URL। तो रिटर्न रिडायरेक्ट और यहाँ पर आप स्लैश में डाल दीजिए कस्टमर स्लैश व्यू। तो अब जब रिफ्रेश आप करेंगे तो डेटा जैसे सबमिट होगा, आप ऊपर URL में देख सकते हैं कस्टमर स्लैश व्यू वाला URL आ चुका है। और इस जगह से मतलब कस्टमर स्लैश व्यू हिट हुआ और हम लोग व्यू वाले फंक्शन में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इधर से यूजर को करेंगे रिटर्न व्यू। और व्यू में कहाँ रिटर्न करेंगे, तो हम लोग रिटर्न करेंगे कस्टमर के व्यू पेज पर। तो कस्टमर व्यू वाला पेज हम लोगों को एक बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, रिसोर्सेस में आ जाते हैं। रिसोर्सेस में व्यूज है, व्यूज के अंदर मैं राइट क्लिक करके एक नई फाइल बना देता हूँ, कस्टमर और डैश व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, तो ये कस्टमर डॉट व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP हो गया। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर एक HTML टेम्पलेट बना देते हैं। ये एक HTML टेम्पलेट हो गया और ये HTML टेम्पलेट बूटस्ट्रैप को लिए हुए है। और इधर से मैं सारी चीजें एक्स्ट्रा हटा देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं एक div डॉट कंटेनर, तो एक कंटेनर क्लास ले लेते हैं हम लोग और इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 4 की टेबल बनाऊंगा, तो B4 टेबल यहाँ पर लिख देता है, B4 टेबल डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक टेबल आ चुकी है। अब गाइस, ये जो सारी चीजें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो VS कोड हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है। मतलब VS कोड की मदद से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बस सिंपली आपको क्या करना है, आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना है VS कोड के अंदर। यहाँ से अगर आप जाते हैं एक्सटेंशंस, तो बूटस्ट्रैप 4 का एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और बस आपका काम हो जाएगा। तो अब आप B4 लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप 4 के स्निपेट्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। ये हमारी टेबल है, एक नॉर्मल सी बनी हुई है। और इस टेबल में मैं क्या करता हूँ, वो फील्ड सारी लिख देता हूँ, जैसे नेम होगा, ईमेल होगा, जेंडर होगा, एड्रेस होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ लिख देते हैं। और इधर से आ जाते हैं, सबसे पहले यूजर का नेम है, फिर उसका ईमेल है, देन हम लोग उसके जेंडर को यहाँ दिखाना चाहते हैं तो उसका जेंडर हो गया। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो उसकी DOB हो गई, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। और भी चीजें जो वो मैं सारी यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सारी की सारी डेटाबेस में से हम लोग उठाकर यहाँ लाकर दिखाने वाले हैं यूजर को। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है। तो स्टेट है, कंट्री है, पासवर्ड हमें दिखाना नहीं है और स्टेटस हमें दिखाना है। ठीक है, तो स्टेट यहाँ पर लिख देते हैं, स्टेट, और फिर उसकी रिस्पेक्टिव कंट्री लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक हम लोग TH ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं स्टेटस। ओके, स्टेटस में इनएक्टिव या एक्टिव रहेगा, तो अभी यहाँ पर 0 1 जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो अब चलते हैं, देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल बनी हुई है। अब इस टेबल में कमी किसकी है, इस टेबल में कमी है डेटा की। ठीक है, तो हमें एक रो रखनी है और इसके अंदर हमें डेटा डालना है। तो हमें यहाँ पर कितने कॉलम्स की जरूरत है, तो हमें यहाँ पर 6 and 6 7 कॉलम्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये हम लोग इधर 7 बना लेते हैं पूरे। ओके, और रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार फिर से इस पेज को।
तो अभी देखिए यहाँ पर कोई डेटा हमने एज सच डाला हुआ नहीं है, मैं एक बार जस्ट ऐसे ही डेटा डाल देता हूँ, फिर जो डेटा है वो मैं डायनेमिक लेके आने वाला हूँ वैसे भी। तो यहाँ पर जस्ट मैं एक बार ये डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये डेटा आ रहा है सबका, इसका रेस्पेक्टिव डेटा। अब हमें क्या करना है, अब मेन है हमें सिलेक्ट क्वेरी चलानी है, मतलब ये टेबल बनाना ये सारी चीजें तो एज अ पार्ट ऑफ डिजाइन थी, बट अब हम सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। सिलेक्ट क्वेरी चलाने के लिए हम अपने कस्टमर कंट्रोलर में जाएंगे एंड मेक श्योर कि कस्टमर वाला मॉड्यूल ऊपर इंक्लूडेड हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर डॉलर कस्टमर्स करके एक वेरिएबल बना लेना है, ये कस्टम वेरिएबल है, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो डॉलर कस्टमर्स, फिर आपको लिखना है कस्टमर और डबल कॉलन एंड फिर आपको लिखना है ऑल, ठीक है। डबल कॉलन ऑल का मतलब होता है कि सारे कस्टमर्स जो है, कस्टमर का जितना भी डेटा कस्टमर वाले टेबल में है, इस मॉडल की मदद से लेके आ जाओ। और जब ये इस मॉडल की मदद से वो डेटा लेके आएगा तो वो कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इको प्री कर लेते हैं, बिकॉज मैं प्रिंट आर करने वाला हूँ। और प्रिंट आर जब भी हम लोग चलाएंगे तो हम लोगों को एक एरे मिलेगा, उस एरे को फॉर्मेटेड दिखाना है तो हम प्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो प्री नाम के इस टैग का यूज किया मैंने और प्रिंट आर, और इसमें कस्टमर्स डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं डाई लगा देता हूँ। डाई इसलिए लगाया ताकि पेज आगे ना जाए, और आप चाहो तो यहाँ से इस टैग को क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इस टैग के होने ना होने पर क्या डिफरेंस आता है वो भी अभी आपको दिखा दूंगा। तो इधर रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो देखिए ये पूरा एक ऑब्जेक्ट आया है जो आपके लिए लारावेल मॉडल निकाल कर लेके आता है डेटाबेस के अंदर से। और देखिए यहाँ है एट्रीब्यूट्स, प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स है, ये उनकी वैल्यूज है, ठीक है। आगे आप जाएंगे तो नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर सेकंड आ गया और फिर ये उसकी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट आप जाएंगे तो एक थर्ड आएगा और उसकी वैल्यूज आएगी। इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपको लारावेल निकाल कर देता है। अगर आपको इसको ऑब्जेक्ट में ना देखना हो तो आप इसको यहाँ पर एक लगा सकते हो फंक्शन टू एरे, ठीक है। टू एरे एंड देन रिफ्रेश करते हो तो ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। बट देखिए टू एरे तभी चलता है जब ऑब्जेक्ट एम्प्टी ना हो, मतलब अगर डेटाबेस में डेटा नहीं मिला और आपने टू एरे चलाया तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एक एरर जनरेट कर देगा। ओके, तो टू एरे कब चलाना है, टू एरे तभी चलाना है जब हम लोगों को श्योर हो कि डेटाबेस में डेटा है। तो फिलहाल हम लोग टू एरे नहीं चलाएंगे, फिलहाल हम लोग डेटा को एज इट इज रखेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ प्री ना लगा होने से ये डेटा मुझे कैसा दिखता, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके का फॉर्मेटेड डेटा दिख रहा है, एरे के अंदर एरे दिख रहा है। बट अगर प्री नहीं लगा होता, ठीक है, प्री को हटा देते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा डेटा दिखेगा जो बहुत मैस्ड अप है। इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा डेटा है, कौन सी वैल्यू है, ये क्या है, वो सारी चीजें यहाँ नहीं समझ सकते आप। ओके, तो इसलिए मैंने प्री लगाया था, बट वैसे प्री की जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोग अभी इस पूरे को हटाने वाले हैं कोड को। और हम क्या करेंगे, हम इधर आकर लिखेंगे डॉलर डेटा इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट, ठीक है। डॉलर डेटा नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जो क्या करने वाला है, यहाँ से अलग अलग डेटा को लेकर जाने वाला है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक ही डेटा है जिसका नाम है कस्टमर्स, तो अभी फिलहाल हम लोग यही भेज रहे हैं। बट इन फ्यूचर अगर आपके पास और मल्टीपल डेटा होता है, जैसे आप प्रोडक्ट ऐड करवाओगे तो आपको कैटेगरीज, कलर्स, फैब्रिक्स, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी होगी। तो आपको हर एक टेबल से डेटा लाकर रखना होगा। और तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल पास करेंगे। तो कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या करता है, कॉम्पैक्ट फंक्शन एरे बनाने का काम करता है। और एरे किसका बनाता है, तो जो भी आप वेरिएबल यहाँ पर एज अ की पास करते हो, यानी एज अ स्ट्रिंग पास करते हो, ये उस वेरिएबल का एरे बनाकर इसमें पुश कर देता है। बस अब सिंपल सा काम आपको क्या करना है, आपको इधर लिखना है कि उस पेज पर जाओ, मतलब व्यू वाले पेज पर जाओ और साथ में क्या लेके जाओ, विथ डॉलर डेटा, ठीक है। उस पेज पर जाना है लेकिन क्या लेके जाना है, डेटा लेकर जाना है, ठीक है। तो अब आप रिफ्रेश करोगे तो आप इस पेज पर हो, और अब व्यू वाले पेज पर हम भी चले जाते हैं क्योंकि हम लोग इस पेज पर हैं। और इस पेज पर मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूं कि ये किस तरीके का दिख रहा है। तो इको करते हैं, इको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो HTML ही है। तो यहाँ पर प्री कर देते हैं, प्री ओपन एंड क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर मैं वापस आपको प्रिंट आर करके दिखाता हूँ, ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। और जो हमारा डेटा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था हमारा कस्टमर्स, ठीक है। तो ये जो डॉलर डेटा है वो क्या करता है, पूरा एरे लेकर आके यहाँ रख देता है और उसमें से जो भी आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। तो अब देखिए हम लोग व्यू वाले पेज पर हैं, और व्यू वाले पेज पर मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, आपको नीचे टेबल भी दिखेगी, बिकॉज टेबल अभी हमने हटाई नहीं है। देखिए ये रही ना टेबल, और ऊपर सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो अभी मुझे डेटा को ऐसे भी प्रिंट नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली यहाँ पर चलाना पड़ेगा एक एरे, ठीक है। मुझे एक्चुअली यहाँ पर चलाना पड़ेगा एक लूप, और वो लूप कहाँ चलाएंगे, तो वो लूप हम लोग चलाएंगे इस TR के आसपास में। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे @for each, और फॉर ईच को हमको एंड भी करना है, तो फॉर ईच यहाँ रहा, यहाँ से इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज हम लोग यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ब्लेड टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लेड टेम्पलेट के अंदर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि @for each ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी करना है, सो दैट पता रहे कि कहाँ तक है ये, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लेंगे डॉलर कस्टमर्स, तो वो जो एरे है उस पूरे को उठाएंगे। और फॉर ईच क्या करता है, एरे के थ्रू इटरेट करता है, ठीक है।
जो भी आपका एरे होता है उसके थ्रू इटरेट करता है। तो डॉलर कस्टमर्स नाम का मेरा एरे है, उसमें से मैं क्या करूंगा, एक एक कस्टमर की डिटेल निकालूंगा, इसलिए मैं उस की को या उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ कस्टमर। आप चाहे तो डॉलर डेटा दे दें, आप चाहे तो डॉलर वैल्यू दे दें, कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो कस्टमर्स के अंदर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक कस्टमर को निकाल रहे हैं। और अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, बिकॉज 4 रोज यहाँ आने वाली है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर प्रिंट करना है उस डेटा को। तो कस्टमर्स वाला जो एरे है, ठीक है, कस्टमर्स वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो एक एक बार लूप में चलेगा और कस्टमर नाम के इस वेरिएबल को सारा डेटा देता जाएगा, हर कस्टमर का एक डेटा मिलता जाएगा। और मैं इधर क्या करता हूँ, उसके नाम को प्रिंट करवा देता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, डॉलर कस्टमर एरो ऑपरेटर नेम, और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सबका नाम आ गया इधर। ये क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि ये जो डॉलर कस्टमर्स है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ना कि एक एरे। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट आता है तो उसको, उसके अंदर से डेटा निकालने का तरीका क्या होता है, एरो ऑपरेटर। जब भी एक ऑब्जेक्ट ना आए और एरे आए, तो आप कर्ली ब्रैकेट, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से सिंगल कोट के अंदर उस की को, नाम को लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये कस्टमर्स का ऑब्जेक्ट है, और मैं यहाँ सभी जगह इसको पास कर देता हूँ, फिर हम लोग एक ही बार में इसकी वैल्यूज को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इज ईमेल, ठीक है। थर्ड जो है वो मेरा क्या है, तो यहाँ पर है जेंडर। बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ स्टेट है, और यहाँ पर कंट्री है, तो यहाँ लगा देते हैं कंट्री। और यहाँ पर हमारा क्या है, स्टेटस है, जिसमें 1 और 0 आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और देखिए ये सारा डेटा आ रहा है। और एक अगर किसी की डीओबी मिसिंग है तो वो यहाँ पर मिसिंग दिखा रहा है इस तरीके से। अब मैं सपोज चाहता हूँ कि एम ना लिखा है, तो यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, स्टेटस में एक्टिव लिखा है, इनएक्टिव लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करा जा सकता है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग सबसे पहले इधर स्टेटस वाले पर आ जाते हैं, ठीक है। और स्टेटस वाले में हम क्या करेंगे, कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे @if, ठीक है। हम लोग @if लगा रहे हैं, और इफ के अंदर इसको चेक करेंगे, इफ स्टेटस इज इक्वल टू 1, अगर स्टेटस क्या हो, 1 हो, तो क्या करना है, तो यहाँ पर एक्टिव लिखवा देना है, ठीक है। और @else लगाकर हम लोग @endif कर लेते हैं साथ साथ में, @endif, और अगर एक्टिव हो तो एक्टिव लिखवाना है, वरना क्या कर देना है, इनएक्टिव लिखवा देना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव इनएक्टिव, ये इफ की कंडीशन चल गई, देखिए एक्टिव आ रहा है। आप चाहो तो इसको यहाँ से जाकर चेंज करके देख लो, किसी एक को मैं 0 करके देखता हूँ डेटाबेस में, रिफ्रेश करते हैं तो इधर इनएक्टिव भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं और जेंडर वाले में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं जेंडर में चेक करूंगा, तो मैं इधर से लिखूंगा जेंडर, इफ जेंडर इज इक्वल टू एम, अगर जेंडर एम होता है तो यहाँ पर क्या लिखा आना चाहिए, मेल लिखा आना चाहिए। एल्स इफ आपको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जेंडर में एम एल, बिकॉज हम लोग जेंडर में 3 चीजें ले रहे हैं, ठीक है। वो 3 चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी, तो डेटाबेस में आइए, कस्टमर्स वाली टेबल के स्ट्रक्चर में आइए, और जो हमने एम एफ और ओ 3 चीजें रखी हैं, उन तीनों को हमको यहाँ पर हैंडल करना होगा, ठीक है। तो अगर जेंडर एम है तो क्या करना है, मेल प्रिंट करना है। एल्स इफ जेंडर जो है वो अगर क्या है, ओ है, ठीक है, या ओ है या एफ है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, इधर फीमेल प्रिंट करना है, ठीक है। और इधर फिर से लगाना पड़ेगा आपको एल्स, और अगर जेंडर इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने 3 ही चीजें अलाउ की है, आइदर एम, एफ और ओ, ठीक है। तो एफ है तो, एम है तो मेल, और एफ है तो फीमेल, वरना अदर, और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मेल 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 लिखा रहा है। मैं कुछ जगह पर जाकर चेंजेस कर देता हूँ छोटे मोटे से, और जैसे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और सबसे ऊपर यहाँ पर मैं ओ कर देता हूँ, ठीक है, किसी एक जगह पर। देखिए ऑप्शन भी दे रहा है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने ओ कर दिया, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके एफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने चेंज कर दिया डेटा, रिफ्रेश करते हैं, देखिए डेटा चेंज हो गया, और ये क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है गाइज, आपको डेटा डेटाबेस से उठाना है, और उठाने के लिए हेल्प किसकी लेनी है, तो उठाने के लिए हेल्प लेनी है मॉडल की, ठीक है। तो जब भी आपका यूजर अब डेटा क्रिएट करेगा, तो आपका ये जो डेटा है वो कहाँ पर दिखेगा, इस पेज पर दिखेगा। तो चलिए क्रिएट वाले पेज पर चले जाते हैं हम लोग यहाँ से, और क्रिएट वाले पेज से मैं एक नया डेटा क्रिएट करके देखता हूँ। तो WS क्यूब टैग, ठीक है, ये मैंने और डेटा रखा है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर इस बार मैंने फीमेल सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पर एक रैंडम सी डेट सिलेक्ट करके गो कर देता हूँ। तो देखिए जो लास्ट में एंट्री थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये डेटा जो है वो डेटाबेस से आ रहा है, यूजिंग मॉडल आ रहा है, और लारावेल इसके लिए आपको ये इतने से एक लाइन का कोड देता है, जिसमें आपका काम हो जाता है। बस कुछ जो तरीके हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोलर की मदद से आप डेटा उठाएंगे, फिर व्यू पे पास करेंगे, और फिर व्यू पर इस तरीके से डेटा आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये प्लेलिस्ट आप पूरी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ताकि एक अच्छी लर्निंग हो सके आपको लारावेल के ऊपर। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।